हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन दी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग अब स्कैटरिंग में जो हमारा पहला अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, उसको स्टडी करना चाहते हैं। पर उससे पहले हमें कुछ मैथमेटिकल मशीनरी की ज़रूरत है, बेसिकली ग्रीन्स फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज़ द ग्रीन्स फंक्शन। इस लेक्चर और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं उसकी आउटलाइन ये है। पहले ग्रीन्स फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द ग्रीन्स फंक्शन। ओके, फिर हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन है या श्रोडिंगर ऑपरेटर जिसे हम कहेंगे, उसके लिए ग्रीन्स फंक्शन निकालेंगे। और फिर श्रोडिंगर इक्वेशन का एक फॉर्मल सॉल्यूशन हम लिख पाएंगे यूजिंग द ग्रीन्स फंक्शन। ओके, जैसे कि हम स्कैटरिंग के लिए यूज़ करेंगे उस रीजन को, उस सॉल्यूशन को एसिम्प्टोटिक रीजन में देख के और दिस, और फिर हम वहाँ से बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन पे अराइव करेंगे। ओके, सो दिस इज द जनरल आउटलाइन। और ग्रीन्स फंक्शन और इससे एसोसिएटेड जो ये फिनोमेना है, इसके लिए बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्यूज एंड वेंकटेशन की जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुक है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। अदरवाइज मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक्स में आपको ये मिल जाएगा, बट क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में आप देखना चाहें तो स्कैटरिंग थ्योरी के कंटेक्स्ट में इनफैक्ट उसी चैप्टर में कंटेंट है। इट्स अ वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन। ओके, सो कंसिडर ओ इज़ सम लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, कैरेट साइन मैंने ऑपरेटर दिखाने के लिए रखा है। ओ से हमारे केस में आप इस तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं, डेल स्क्वायर या डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइप के ऑपरेटर्स। ओके, बाकी भी हो सकते हैं, बाकी ऑपरेटर्स की भी, लेकिन हम पर्टिकुलरली ओ में बेसिकली आर डिपेंडेंस और डेल डिपेंडेंस हो सकती है। ओके, हमारे केस में। अदरवाइज ये आइडिया जो ग्रीन्स फंक्शन का आइडिया इज़ अ वेरी वेरी जनरल आइडिया, बट फॉर आवर पर्टिकुलर केस दिस। तो पहले लीनियर ऑपरेटर क्या हुआ, डिफरेंशियल तो नज़र आ रहा है। ओके, इनमें डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं, लेकिन लीनियर ऑपरेटर कैसे कहते हैं। लीनियर ऑपरेटर सिंपली वी हैव डिफाइंड इट अर्लियर, बट इट गोज समथिंग लाइक दिस। अगर आपके पास एक फंक्शन है f1 ऑफ r, ओके, पोजीशन कोऑर्डिनेट, और इसके अलावा बाकी वेक्टर्स पे भी डिपेंडेंस हो सकती है, कांस्टेंट वेक्टर्स पे a b c, एंड सिमिलरली f2 पे की भी डिपेंडेंस हो सकती है। तो अगर आप इनका एक कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाएं, सम कांस्टेंट c1 इंटू एफ प्लस c2 इंटू f2, और इस पे इस ऑपरेटर o को ऑपरेट करें, और इफ़ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू c1 टाइम्स द ऑपरेटर एक्टिंग ऑन f1 प्लस c2 टाइम्स द ऑपरेटर एक्टिंग ऑन f2, तो आप कहते हैं हमारा ऑपरेटर क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। ओके, तो अगर o कोई लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो किसी भी ऑपरेटर के साथ आपको दो तरह की इक्वेशंस दिखती हैं। तो से ओ इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो उसकी दो इक्वेशंस है माना। एक है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ओ एक्टिंग ऑन सम फंक्शन एफ गिव्स यू जीरो। ओके, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड में जीरो है। और कभी कभी उसी ऑपरेटर के लिए आपके पास इनहोमोजीनियस इक्वेशन भी हो सकती है। से ऑपरेटर एक्टिंग ऑन सम अदर फंक्शन जी ऑफ आर इज इक्वल टू एस आर। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल्स ओवर हेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप करते हैं और वहाँ पे लप्लास और पॉइसन इक्वेशन आपके पास आती है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस और इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी। ओके, तो वो इसी तरह की इक्वेशन होती हैं आपके पास। डेल स्क्वायर फाई इज़ द पोटेंशियल इक्वल इधर जीरो, या अगर चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू -4 पाई रो। इवन ग्रेविटेशन में भी इस तरह के आपको वो मिलते हैं। तो ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर फंक्शन जीरो, ऑपरेटर फंक्शन जीरो, ऑपरेटर फंक्शन इक्वल टू सोर्स, ये सोर्स टर्म है, इसे हम सोर्स टर्म कहते हैं। वहाँ पे भी ये नॉमेनक्लेचर है, तो जनरली सोर्स इसका सोर्स टर्म है। ओके, इसीलिए मैंने इसे एस से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एस से। ओके, ये जो एफ टर्म है जो होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कई बार हम एफ नॉट या साई नॉट भी लिखते हैं। नॉट से मतलब ये है, ये होमोजेनियस केस के लिए जब सोर्स टर्म जीरो हो गया तब जो सॉल्यूशन है वो एफ नॉट है, और इस केस का सॉल्यूशन एफ। अगर आप दोनों के लिए एक ही सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो इस केस वाले सिंबल को हम एफ नॉट लिख देंगे और इसको एफ, पर मैंने यहाँ डिस्टिंक्ट सिंबल्स यूज़ किए हैं। होमोजेनियस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, लेट मी कॉल इट एफ, और जो इनहोमोजेनियस इक्वेशन विद सोर्स एस को जो सेटिस्फाई कर रहा है, लेट मी कॉल दैट फंक्शन जी। तो हमारा टास्क ये होता है, ऑपरेटर आपको दे रखा है, लेकिन आपका टास्क होता है या तो एफ निकालिए होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके, या इनहोमोजेनियस इक्वेशन विद अ गिवन सोर्स को सॉल्व करके आप जी निकालिए। सो दिस इज द टास्क एट हैंड। ओके, तो अब ग्रीन्स फंक्शन क्या है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट ग्रीन्स फंक्शन को क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, ग्रीन्स फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रीन्स फंक्शन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखिए। ग्रीन्स फंक्शन ऑफर अ वे टू राइट या कंस्ट्रक्ट द सॉल्यूशन ऑफ द इनहोमोजेनियस इक्वेशंस। इक्वेशन के बजाय इक्वेशंस समझना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक इनहोमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। आप सोर्स टर्म को चेंज करें तो उसी ऑपरेटर के लिए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनहोमोजेनियस इक्वेशंस हो सकते हैं, ओके, फॉर डिफरेंट सोर्स फंक्शंस। लेकिन अगर आप उस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग का ग्रीन्स फंक्शन एक बार निकाल लेते हैं तो इन प्रिंसिपल आप किसी भी होमोजेनियस इनहोमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंस, विद दिस वी विल सी, यही हमने डिस्कस करना है फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में। ये ग्रीन्स फंक्शन की डेफिनेशन है। बट रिमेंबर, ग्रीन्स फंक्शन किसी ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड होता है। इस ऑपरेटर का ग्रीन्स फंक्शन ये है, कोई दूसरा ऑपरेटर होगा तो उसका ग्रीन्स फंक्शन डिफरेंट होगा। ओके, तो इस ऑपरेटर का ग्रीन्स फंक्शन, तो ऑपरेटर ओ हमारा कोई है तो उसका ग्रीन्स फंक्शन की डेफिनेशन ये है, कोई ऐसा फंक्शन जी जो आर और आर डैश का फंक्शन हो, ओके,
सच दैट ओ एक्टिंग ऑन आर गिव्स मी द 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन आर माइनस आर डैश। यहाँ आर कॉमा आर डैश है, मतलब ये आर और आर डैश इज सम कॉन्स्टेंट वेक्टर, थिंक ऑफ इट एज ए, सम कॉन्स्टेंट वेक्टर ए, आर कॉमा ए, ऑपरेटर एक्टिंग ऑन जी आर कॉमा ए इज इक्वल टू डेल क्यूब आर माइनस ए, लेकिन हम यहाँ पे यही वाला नोटेशन यूज़ करेंगे, आर माइनस आर डैश। वो फंक्शन जिस पे वो पर्टिकुलर ऑपरेटर ऑपरेट करके आपको 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन दे देता है, आप उसे कहते हैं, ये जो फंक्शन है ये इसका ग्रीन्स फंक्शन है। ग्रीन्स फंक्शन को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, जी फॉर ग्रीन्स फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर ओ। यहाँ पे जस्ट अ रिमाइंडर, डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है। 1 डायमेंशनल में डिराक डेल्टा फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, और अगर इंटीग्रेशन की रेंज इसकी पीक को कवर करती हैं, इस डिराक डेल्टा फंक्शन की पीक है एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन है, एक्स अलग अलग वैल्यू लेगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन के रेंज के अंडर इसकी पीक आती है, इस डिराक डेल्टा की पीक है एक्स इक्वल टू ए पे, तो आपको एफ ए मिलेगा, और अदरवाइज जीरो। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन, ओके, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स इफ द पीक ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन लाइज विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, डिराक डेल्टा फंक्शन को हम पिक्टोरियली कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये फंक्शन सब जगह जीरो है और एक्स इक्वल टू ए वाले पॉइंट पे इफेक्टिवली इसकी हाइट इन्फिनिटी है, ओके, लेकिन स्टिल एरिया अंडर द कर्व यूनिटी है, ओके, लिमिटिंग फंक्शन वगैरह के रूप में हमने पीछे डिस्कस किया है। और ये भी आप जानते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन इज़ बेसिकली द काउंटर पार्ट ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा। डिस्क्रीट केस में डेल्टा आई जे होता है आपके पास क्रोनेकर डेल्टा, जब दोनों इंडेक्स बराबर होते हैं तो वैल्यू 1 अदरवाइज 0। यहाँ जब ये दोनों बराबर होंगे, मतलब x बराबर a होगा तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा और अदरवाइज कंट्रीब्यूशन 0। ओके, सो दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा। और मोर और लेस कई बार हम ऐसे कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन 1 की तरह बिहेव करता है, वैसे एक्चुअल बिहेवियर तो उसका ऐसा है, बाकी सब जगह 0 और एक जगह पे वो 1 कंट्रीब्यूट करता है। वैल्यू 1 नहीं होती है, ये बोलना ठीक नहीं है, 1 कंट्रीब्यूट करता है, इस तरह से बोलना चाहिए, बट स्टिल मोर और लेस उसे हम 1 की तरह सोच सकते हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, ग्रीन्स फंक्शन को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। फील्ड थ्योरी में हम इसे प्रोपेगेटर कहते हैं, ओके, वी विल सी, आई विल ट्राई कि अगर टाइम होगा तो हम थोड़ा प्रोपेगेटर की बात करूँगा, प्रोपेगेटर क्या होता है, या उसके यूनिट सोर्स के करस्पॉन्डिंग जो आपका फंक्शन होता है वो होता है। लेकिन आप ग्रीन्स फंक्शन को यहीं पे से एक चीज़ की तरह और सोच सकते हैं। अगर आप डिराक डेल्टा फंक्शन को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में 1 सोचें कि दिस इज़ 1, तो इन अ सर्टेन मैथमेटिकल सेंस ग्रीन्स फंक्शन बेसिकली ऑपरेटर का इन्वर्स है, O into O इनवर्स इज इक्वल टू 1, समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली बट इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके, ये चीज़ आप लास्ट में देखेंगे, हाँ दिस रियली मेक्स सेंस। ग्रीन्स फंक्शन जो होता है, वो जो ऑपरेटर जिसके ग्रीन्स फंक्शन की आप बात कर रहे हैं, वो मोर और लेस उसके इन्वर्स की तरह होता है। ओके, दिस, और कई बार इस डेफिनेशन में, ग्रीन्स फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ बुक्स या कुछ ऑथर्स माइनस साइन या -4 पाई का फैक्टर भी ले लेते हैं। वो बेसिकली यहाँ से डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बट वो कन्वेंशन है। ओके, तो मैं इस कन्वेंशन से वर्क कर रहा हूँ। ग्रीन्स फंक्शन मेरे लिए ये डेफिनेशन है, ऑपरेटर ग्रीन्स फंक्शन पे एक्ट करेगा अपने ग्रीन्स फंक्शन पे, तो आपको डिराक डेल्टा फंक्शन मिलेगा। लेकिन से ग्रीन्स फंक्शन हमें पता लग गया किसी ऑपरेटर का, तो मैंने जो बात ये कही थी कि अगर आपको किसी ऑपरेटर ओ का ग्रीन्स फंक्शन पता लग गया है, कैपिटल जी पता लग गया है, तो उसके लिए कोई भी इनहोमोजेनियस इक्वेशन है, आप इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, एक फॉर्मल सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, और मैंने वो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रखा है। माना ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, जी कैपिटल जी मुझे पता है, तो अगर मुझे कैपिटल जी पता है तो इस तरह की अगर कोई इक्वेशन है, इनहोमोजेनियस इक्वेशन फॉर द ऑपरेटर ओ, मैं इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये स्मॉल जी आर सोर्स टर्म आपको दे रखा है, ऑपरेटर दे रखा है, और इस ऑपरेटर का ग्रीन्स फंक्शन आप निकाल चुके हैं किसी तरीके से। तो अब ये स्मॉल जी आर जो है, जो ये अननोन फंक्शन है, जिसे हम कहते हैं इनहोमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो वाली इनहोमोजीनियस इक्वेशन जिसमें सोर्स टर्म कैपिटल एस आर है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल जी आर आर डैश ग्रीन्स फंक्शन इंटू एस आर डैश सोर्स फंक्शन, लेकिन यहाँ इसका आर्ग्यूमेंट आर ना होके आर डैश है, और इंटीग्रेशन भी आपका डी क्यूब आर डैश के ऊपर है। ओके, ये सॉल्यूशन को मैं और ज़्यादा जस्टिफाई कर सकता था किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया, पर इसको सीधे हम चेक कर लेते हैं, और दिस इंटीग्रेशन एक्सटेंड्स ओवर होल स्पेस। ओके, जो इसको आप सॉल्यूशन तब कहेंगे अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो लेट्स पुट इट इन दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है ओ एक्टिंग ऑन जी आर, जी आर की जगह आप कह रहे हैं हाँ ये सॉल्यूशन है, तो लेट्स पुट दिस ओ, और जी आर की जगह ये ग्रीन्स फंक्शन, सोर्स फंक्शन, डी क्यूब आर डैश। लेकिन चेक कर लें, यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है आर डैश और इंटीग्रेशन भी आर डैश के ऊपर है। ओके, ऑपरेटर को आप इंटीग्रल साइन के अंदर ले आइए। ऑपरेटर जो है वो आर और डेल का फंक्शन है, डेल भी मतलब एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, डैश्ड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन नहीं है ऑपरेटर, केवल अनडैश्ड क्वांटिटीज़ पे। तो ये डैश्ड पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इस पे एक्ट नहीं करेगा, ऑपरेटर केवल एक्ट करेगा इस पार्ट पे। ये अनडैश्ड वाले आर पे डिपेंड करता है, अनडैश्ड पे भी डिपेंड करता है, बट
अनडैश्ड वाले पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑपरेटर तो केवल अनडैश्ड वाले को कंटेन करता है, तो वो केवल जी पे एक्ट करे, तो ऑपरेटर एक्ट करेगा जी पे और एस बाकी पार्ट ऐसे ही। और ऑपरेटर एक्टिंग ऑन जी, ग्रीन्स फंक्शन की डेफिनेशन del cube r minus r dash, this 3 stands for the 3-dimensional Dirac delta function, okay, del cube r minus r dash s r dash। अब आप Dirac delta function की 3 डायमेंशन में डेफिनेशन अप्लाई करें, आप सारे r डैश के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और Dirac delta function की एक प्रॉपर्टी आपको और पता होगी, डेल्टा x माइनस ए लिखें या डेल्टा a माइनस एक्स लिखें, दोनों सेम होते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स में सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ आपको इस तरह से सोचना है, r डैश वेरिएबल अलग अलग वैल्यू ले रहा है और r डैश इक्वल टू r पे इस डिराक डेल्टा फंक्शन की पीक है, जो वेरिएबल है वो r डैश है और पीक है r डैश की वैल्यू r के बराबर पे, तो होगा क्या, और इंटीग्रेशन हम पूरे स्पेस के ऊपर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीक वाला पॉइंट इंटीग्रेशन के लिमिट में लाई करेगा, तो करेगा क्या डिराक डेल्टा फंक्शन, इट पिक्स द वैल्यू ऑफ इट्स फंक्शन एट द लोकेशन ऑफ इट्स पीक। पीक कहाँ पे, r डैश बराबर r पे, तो होगा क्या, डिराक डेल्टा फंक्शन इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन खत्म हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाइंग फंक्शन की वैल्यू जो कि ये है, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ पे पिक होगी, एट r डैश इक्वल टू r, सो एस आर। और आप इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखिए, यही तो है, तो हो तो गया। सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ सॉल्यूशन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन। एक बार आपने उस ऑपरेटर के लिए ग्रीन्स फंक्शन, किसी ऑपरेटर के लिए ग्रीन्स फंक्शन निकाल लिया, दिस टेक्स अ बिट ऑफ वर्क, बट आपने ग्रीन्स फंक्शन निकाल दिया, तो उसके बाद इस फॉर्म की आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हो, कोई भी इक्वेशन मतलब सोर्स टर्म आपके पास अलग अलग हो सकता है, सोर्स टर्म अलग अलग हो, आप एक फॉर्मल सॉल्यूशन इस फॉर्म का इमीडिएटली लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन अप्रोच, ओके। दिस मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे r डैश और ये जो r वेरिएबल कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस डिपेंडेंस और किस तरह से आर्गुमेंट फिर वर्क कर रहा है, इसको केयरफुली देख लें, ओके। डोंट मिक्स r एंड r डैश डिपेंडेंसेस ओवर हेयर। तो इन प्रिंसिपल, हैविंग फाउंड द ग्रीन्स फंक्शन फॉर अ गिवन ऑपरेटर, वी कैन सॉल्व एनी गिवन इनहोमोजेनियस इक्वेशन फॉर दैट ऑपरेटर। उस ऑपरेटर की कोई भी इनहोमोजेनियस इक्वेशन हो, इन प्रिंसिपल आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ कुछ इश्यूज़ भी आते हैं, लेकिन यूजुअली किसी ऑपरेटर के साथ आपको एक से ज़्यादा ग्रीन्स फंक्शन मिल सकते हैं या मिलेंगे। लेट मी से इट दिस वे, देयर कैन एंड विल बी मोर देन वन ग्रीन्स फंक्शन फॉर एन गिवन ओ। एक ऑपरेटर के लिए एक से ज़्यादा ग्रीन्स फंक्शन, यू विल सी हमारे केस में हमें 4 मिलने वाले हैं, ओके। और इसका मतलब ग्रीन्स फंक्शन यूनिक नहीं होता है, ग्रीन्स फंक्शन की डेफिनेशन यूनिक नहीं है। तो फिर अब एक सवाल आता है, अगर हमारा ग्रीन्स फंक्शन ही बहुत सारे हैं, आप 4 के बजाय सोचिए मल्टीपल नंबर ऑफ ग्रीन्स फंक्शन है, तो आप सॉल्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। माना उनके नाम है G1, G2, G3, G4, G5 जितने भी हों, तो आप सॉल्यूशन G1 से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि G2 से कि G3, G4, मतलब किस वाले ग्रीन्स फंक्शन को आप अपने लिए अप्रोप्रिएट मानेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो इसका आंसर है शॉर्ट में, मैं ये इस तरह से देना चाहूँगा, बाकी हम इसे जब यूज़ करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अप्रोप्रिएट ग्रीन फंक्शन जो है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वो बाउंड्री कंडीशन से फिक्स होता है, ओके। जैसे हमारे केस में हमको ये पता है, स्कैटरिंग प्रॉब्लम में हम स्कैटर्ड डिटेक्टर की लोकेशन पे वेव फंक्शन की एसिम्प्टोटिक फॉर्म क्या एक्सपेक्ट करते हैं। प्लेन वेव तो होगी और साथ में f टाइम्स e⁻⁰kr/r, एक स्फेरिकल वेव, आउटगोइंग स्फेरिकल वेव जिसका एम्पलीट्यूड 1/r से डैम्प हो रहा है, और उसके साथ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड f भी मल्टीप्लाइड है। तो हमारे केस में ये बाउंड्री कंडीशन है कि लार्ज डिस्टेंस पे हमारा वेव फंक्शन ऐसा ही दिखना चाहिए, स्कैटरिंग थ्योरी में ऐसा होना चाहिए। तो हम ग्रीन्स फंक्शन वो वाला पिक करेंगे अगर बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास हैं जो एसिम्प्टोटिक रीजन में इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मोर और लेस ये आइडिया है। आपके पास अगर मल्टीपल चॉइसेस ऑफ ग्रीन्स फंक्शन होती हैं, तो अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम में कौन सा यूज़ करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ दी, आप बाउंड्री पे क्या वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो आप और कंडीशंस इम्पोज करके उन ग्रीन फंक्शन में से किसी एक पर्टिकुलर को पिक कर सकते हैं कि हमारे लिए इस समय अप्रोप्रिएट ग्रीन्स फंक्शन ये वाला होने वाला है, ओके। सो दैट वी आर गोइंग टू डू। तो अब ग्रीन्स फंक्शन के टर्म में अब मैं जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको मैं थोड़ा और जनरलाइज कर सकता हूँ, ओके। यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, कंप्लीट फॉर्मल सॉल्यूशन जो है, या मल्टीपल ग्रीन्स फंक्शन की जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, उसको आप एक स्लाइटली डिफरेंट सेंस में यहाँ पे भी देख सकते हैं। माना ये सिचुएशन अभी तक है, ऑपरेटर किसी फंक्शन f के साथ होमोजीनियस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ऑपरेटर किसी फंक्शन g के साथ सोर्स टर्म s के का सॉल्यूशन, सोर्स टर्म s के साथ सॉल्यूशन क्या है, g, मतलब इनहोमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस, इनहोमोजीनियस, और माना ग्रीन्स फंक्शन भी हम निकाल चुके हैं, ओके। लेकिन आप एक चीज़ और चेक कीजिए, अगर मैं इस ऑपरेटर को g प्लस f पे ऑपरेट करूँ, g मतलब ग्रीन्स फंक्शन जो आपने निकाला, और f सम सॉल्यूशन ऑफ दी होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन के भी मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं,
इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन F1 F2 पर माना हम उन्हें F से ही दिखाएं। तो अगर मैं G प्लस F पे इस ऑपरेटर को एक्ट करूँ, अब क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है तो एक टर्म बनेगा O एक्टिंग ऑन G और एक बनेगा O एक्टिंग ऑन F, और O एक्टिंग ऑन F तो है 0 और O एक्टिंग ऑन G डिराक डेल्टा। तो आपको फिर से राइट हैंड साइड में केवल क्या मिल रहा है, डिराक डेल्टा। और यही तो हमारे ग्रीन्स फंक्शन की डेफिनेशन है। ऑपरेटर जिस फंक्शन पे एक्ट करके डिराक डेल्टा देता है वो फंक्शन क्या होता है, ग्रीन्स। तो जी तो ग्रीन्स फंक्शन था ही, लेकिन अगर मैं ग्रीन्स फंक्शन में एक होमोजीनियस सॉल्यूशन भी ऐड कर दूं उसी ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग का, तो वो भी क्या रहता है, ग्रीन्स फंक्शन। तो यहीं से आप देख रहे हैं, माना आपने को किसी ने सीधे लिख के दो आंसर दे दिए, एक आंसर जी था और एक जी प्लस एफ। आपको ये नहीं बताया कि मैंने एफ उसमें ऐड करके लिखा है, तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए ग्रीन्स फंक्शन, दो ग्रीन्स फंक्शन, एक जी1 और एक जी2। तो यही चीज़ है, मल्टीपल्स ग्रीन्स फंक्शन आपको मिल सकते हैं। ओके, जी1 जी2 जी3 एंड सो ऑन। तो सिंपली आप इसे छोटे से उससे देख सकते हैं ट्रिक से कि गिवन अ ग्रीन्स फंक्शन और गिवन अ होमोजीनियस फंक्शन, गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन, आप और ग्रीन्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी प्लस एफ, जी माइनस एफ, जी प्लस 2f, जी माइनस 3f, इनफैक्ट ये सारे के सारे जी प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स f, वो भी एक ग्रीन्स फंक्शन होगा ही होगा। तो मल्टीपल ग्रीन्स फंक्शन इस तरह से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, दिस इज़ वन वे ऑफ थिंकिंग कि मल्टीपल ग्रीन्स फंक्शन हमें क्यों मिलते हैं। ओके, यस। इनफैक्ट यहाँ पे एक और जनरल रिजल्ट है, अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट ग्रीन्स फंक्शन हैं किसी ऑपरेटर के, तो उनका डिफरेंस होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मैथमेटिकली एक लाइन का प्रूफ है। माना जी1 एक ग्रीन्स फंक्शन है फॉर ऑपरेटर ओ, तो इसका मतलब ओ एक्टिंग ऑन जी1 डिराक डेल्टा देता है। लेकिन साथ साथ एक दूसरा फंक्शन जी2 भी है जो जी1 से डिस्टिंक्ट है, अलग है, वो भी सेम इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। मतलब ये भी ग्रीन्स फंक्शन है, ऑपरेटर एक्टिंग ऑन जी2 इज ऑल्सो इक्वल टू द डिराक डेल्टा। तो अगर आप इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर ऑपरेटर होने के कारण ऑपरेटर एक्टिंग ऑन जी1 माइनस जी2, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 0। और ऑपरेटर एक्टिंग ऑन समथिंग, इस पूरे को एक फंक्शन समझें, ऑपरेटर एक्टिंग ऑन समथिंग इक्वल टू 0, ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जी1 माइनस जी2। अगर आपको दो डिस्टिंक्ट ग्रीन्स फंक्शन किसी ऑपरेटर के लिए मिले तो उनका डिफरेंस डेफिनेटली होमोजीनियस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये चीज़ और ये चीज़, तो यहाँ से आप ये सोच सकते हैं मल्टीपल ग्रीन्स फंक्शन किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, बट मोर इंपॉर्टेंटली फॉर अस, लगभग यही आइडिया यूज़ कर रहे हैं, पर मोर इंपॉर्टेंटली फॉर अस, हाँ, ग्रीन्स फंक्शन अप्रोच का एम है इन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। ग्रीन्स फंक्शन निकाल लिया तो इन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ लिखा था हम इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रीन्स फंक्शन के साथ सोर्स को मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो, ये मोर और लेस समथिंग लाइक दिस, बट द आइडिया इज अ बिट मोर जनरल। ये जो सॉल्यूशन था, जो ये पिछले पेज पे मैंने सॉल्यूशन लिखा था, इस सॉल्यूशन में एक्चुअली आप होमोजीनियस वाला सॉल्यूशन हमेशा ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जिस भी ट्रिक से लिखा, ये सॉल्यूशन लिख दिया, अगर आप इस सॉल्यूशन में ओवरऑल ए एफ भी ऐड कर देंगे, एफ है होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो वो भी स्टिल इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अगेन द प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल, लीनियरिटी पे डिपेंड कर रहा है। हम सॉल्यूशन तो ऑपरेटर एक्टिंग ऑन जी आर इक्वल टू एस आर का ढूंढ रहे थे, वो सॉल्यूशन तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था ये वाला, पर अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसमें एफ भी ऐड कर देता, एफ मतलब होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो भी वो सेटिस्फाई करता। आप चेक कर लीजिए, जी जो हमने कंस्ट्रक्ट किया ग्रीन्स फंक्शन, या हो सकता है किसी और मेथड से निकाला हो, कोई जरूरी नहीं आपने ग्रीन्स फंक्शन मेथड से ये सॉल्यूशन निकाला हो इनहोमोजेनियस इक्वेशन का, पर जी है इनहोमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब अगर इसमें मैं एफ भी ऐड कर दूँ और ऑपरेटर इस पे अप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, एक ऑपरेटर एक्टिंग ऑन जी और एक ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ, बट ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल असर कितना हुआ, केवल ऑपरेटर एक्टिंग ऑन जी, और ऑपरेटर एक्टिंग ऑन जी कितना है, एस। तो मतलब जी अगर सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का, तो जी प्लस एफ भी उसका सॉल्यूशन है। तो इनहोमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो जब भी हम लिखते हैं तो उसमें जो आपने इनहोमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन जिस भी मेथड से आपने फाइंड किया हो, यहाँ तो हम ग्रीन्स फंक्शन मेथड से फाइंड कर रहे हैं, पर आपके पास और मैथमेटिकल मेथड्स भी हो सकते हैं जिससे आपने इनहोमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया हो। आपने जिस भी मेथड से इनहोमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया है, आप उसमें हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन या उसका कोई मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर ये अपने आप में पीछे मैंने ये वाला लिखा था कि ये हमारा सॉल्यूशन है इनहोमोजीनियस इक्वेशन का, पर अगर मैं इसमें होमोजीनियस पार्ट भी ऐड कर दूं, होमोजीनियस पार्ट मींस होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो भी ये अपने आप में एक सॉल्यूशन होगा। इनफैक्ट हम इसे कंप्लीट सॉल्यूशन कहेंगे। कंप्लीट में आगे से कंप्लीट नहीं लिखूंगा, आगे से हमारे लिए सॉल्यूशन का मतलब यही होगा, ये ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक से
अप्रोप्रिएट ग्रीन्स फंक्शन, अप्रोप्रिएट मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रीन्स फंक्शन की बहुत सारी चॉइस हो सकती हैं, तो उनमें से अप्रोप्रिएट वाला आप पिक कर लें। उस अप्रोप्रिएट ग्रीन्स फंक्शन से हमने सॉल्यूशन का ये पार्ट कंस्ट्रक्ट किया, और इसमें होमोजीनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ऐड करके बनेगा मेरा टोटल सॉल्यूशन। ओके, इनफैक्ट ये चीज़ आप यूज़ करते आए हैं लीनियर इक्वेशंस में, आप करते आए हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, अलग अलग तरह से उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं और फिर आप कंप्लीट सॉल्यूशन में इंसिस्ट करते हैं उनका सम, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, ये होमोजेनियस वाला पार्ट ऐड करने से भी ये स्टिल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो रिमेंबर दिस, तो अभी तक का जो हमारा वो है उसकी समरी ये है, ग्रीन्स फंक्शन ये होता है। अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने को दी है, उसी ऑपरेटर की कोई इनहोमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करने को दी गई है, तो आप उसका सॉल्यूशन ग्रीन्स फंक्शन से ये लिख सकते हैं, ये पार्ट, और इसमें इतना पार्ट और ऐड कर सकते हैं आप, ये आपकी चॉइस है। अगेन ये बाउंड्री कंडीशन से डिटेक्ट होगा, से डिटरमिन होगा। आपकी प्रॉब्लम में इस तरह के टर्म की ज़रूरत है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, -7 टाइम्स, वो आप बाउंड्री कंडीशन से डिटरमिन करेंगे, हाँ मुझे ये टर्म चाहिए या नहीं चाहिए या किस फॉर्म का चाहिए। तो ये, लेकिन इन प्रिंसिपल आपके पास ये टर्म भी हो सकता है। तो इफ़ यू हैव फाउंड द ग्रीन्स फंक्शन फॉर सम ऑपरेटर ओ, तो उसकी कोई भी इनहोमोजेनियस इक्वेशन है, उसका फॉर्मल सॉल्यूशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। एक बार ग्रीन्स फंक्शन निकाल लो, इसमें मेहनत लगती है, इट टेक्स अ बिट ऑफ वर्क, ओके, फॉर टिपिकल ऑपरेटर्स, बट वंस यू हैव फाउंड द ग्रीन्स फंक्शन फॉर अ गिवन ऑपरेटर, उसकी कोई भी इनहोमोजेनियस इक्वेशन, कोई भी का मतलब समझ रहे हैं कितनी पावर हमारे पास आ रही है, एस को आप कोई भी फंक्शन ले लें, आप स्मॉल जी का फॉर्मल एक्सप्रेशन तो लिख ही सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन। तो अब हम लिखने के लिए डिस्कस क्यों किया, हम स्कैटरिंग थ्योरी में इसको यूज़ करने वाले हैं। स्कैटरिंग थ्योरी में किस सेंस में, हम श्रोडिंगर इक्वेशन को ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक से सॉल्व करेंगे। क्या मतलब है उसका, श्रोडिंगर इक्वेशन ये है, ओके, 3 डायमेंशन में -2m del स्क्वायर प्लस v। 3 डायमेंशन में अभी मैं स्फेरिकल सिमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट जनरली वेक्टर आर का फंक्शन है, और साई भी हमारा वेक्टर आर का फंक्शन, आर थीटा फाई का, दिस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को नॉर्मली हम इस फॉर्म में लिखते हैं, सारे टर्म्स को एक साथ लाके डेल स्क्वायर प्लस 2m/² e माइनस वी एक्टिंग ऑन साई इक्वल टू 0। और नॉर्मली पिछले कोर्सेज में मैंने इस क्वांटिटी को k² लिखा होगा, पर इस कोर्स में मैंने पहले भी आपको ये कहा था, हम इस क्वांटिटी को k² नहीं लिखेंगे, k² केवल होगा 2m e/h²। आप ऐसे सोच सकते हैं, जिस रीजन में पोटेंशियल 0 है वहाँ ये क्वांटिटी जो है वो k² है, तो हमारे लिए k² ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, 2m e/h² वाला टर्म यहाँ रहने दिया, और बाकी ये v वाला टर्म है जिसका माइनस साइन है, राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव, 2m/h² vr psi r इक्वल टू दिस। ओके, अब इस इक्वेशन को आप देखिए, डेल स्क्वायर प्लस इसको मैं k² लिख रहा हूँ, k² जस्ट एक कांस्टेंट है फॉर अ गिवन एनर्जी, ये एक कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर प्लस k² एक्टिंग ऑन साई आवर फंक्शन इक्वल टू यू आर। मैंने एक नोटेशन इंट्रोड्यूस किया, यू बेसिकली वी ही को लिखा है, उसको बस दो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2m/h² टाइम्स वी को मैंने यू लिख दिया है। ओके, तो यू आर इंटू साई आर। तो हो सकता है आगे के लेक्चर में कई बार मैं जल्दीबाजी में यू को सिंपली पोटेंशियल कह दूं, यू हमारा जो गिवन पोटेंशियल है प्रॉब्लम का, उसका 2m/h² टाइम्स है। ओके, और इंटू साई आर। अब ये भी आर का फंक्शन, ये भी आर का फंक्शन, तो मल्टीप्लाई करके करें सम फंक्शन ऑफ आर, लेट मी कॉल दैट एज एस आर। ओके, तो अब आप इस इक्वेशन को देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने डेलिबरेटली ऐसी फॉर्म में कास्ट कर दिया है, ऑपरेटर डेल स्क्वायर प्लस k² इज ऑपरेटर साई, ये फंक्शन हमें निकालना है, साई आर वे फंक्शन हमें निकालना है, इक्वल टू एस आर। श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने एक इनहोमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में कास्ट कर दिया है, जहाँ पे ऑपरेटर ओ की जगह है डेल स्क्वायर प्लस k² का खुद मीनिंग 2m e/h² है, और ये जो एस आर टर्म है ये असल में इतना है, कितना, यू आर इंटू साई आर, और यू आर खुद कितना था, पोटेंशियल ही है, लेकिन उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है 2m/h²। तो ये, तो आप देख रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को मैंने इनहोमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में कास्ट कर दिया, वो जो ग्रीन्स फंक्शन लैंग्वेज थी वो हम यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, स्कैटरिंग प्रॉब्लम में जो पोटेंशियल है, ये जो हमारा स्कैटरर है, स्कैटरिंग सेंटर है, उसके कारण जो प्रोवाइड हो रहा है, और हमारी प्रॉब्लम में ये पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक है। वी वेक्टर आर का जो फंक्शन था वो केवल स्केलर आर का फंक्शन है, केवल डिस्टेंस का फंक्शन है, थीटा और फाई का फंक्शन नहीं है। ओके, अच्छा, तो उसके कारण क्या होगा हमारी प्रॉब्लम में, क्योंकि वी केवल आर का फंक्शन है तो यू भी केवल आर कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, थीटा और फाई का फंक्शन नहीं होगा। बट एस आर में ऐसा नहीं होगा,
एस आर जो था ये यू आर इंटू साई आर है, तो साई तो स्टिल आर थीटा फाई तीनों का फंक्शन है, वेक्टर आर का फंक्शन है। स्फेरिकली सिमेट्रिक केस में वी या यू में से थीटा फाई डिपेंडेंस हट गई, लेकिन इसके बावजूद एस में थीटा फाई डिपेंडेंस रहेगी, कहाँ से, साई से। ओके दिस, तो ये फॉर्मली हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को इस फॉर्म में कास्ट कर दिया। बट यहाँ पे से एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो सोर्स हमने डिस्क्राइब किया है इसके अंदर खुद साई छुपा हुआ है। इक्वेशन सॉल्व करके आप साई निकालना चाहते हैं, आप सॉल्यूशन जब ग्रीन्स फंक्शन मेथड से लिखते हैं तो उसमें खुद एस आता है, सोर्स आपको लेना पड़ता है। अब सोर्स तो खुद में तो खुद साई इंक्लूडेड है। ओके, तो दिस विल कम लेटर बट कीप दिस इन माइंड। अच्छा, अब ग्रीन्स फंक्शन मेथड से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हम हमेशा इस सॉल्यूशन में होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं। हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिहाज से देखें तो स्कैटरिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होमोजीनियस बन रही है क्या? होमोजीनियस प्रॉब्लम जब हमारा प्रोजेक्टाइल इनिशियल लोकेशन पे है, जो पार्टिकल बहुत दूर से इन्फिनिटी से आ रहा है, इतनी दूर से, इन्फिनिटी से मतलब इतनी दूर से आ रहा है कि शॉर्ट रेंज पोटेंशियल का वहाँ पे असर जीरो है, पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ पे जीरो है। तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो किसी रीजन में, v इक्वल टू जीरो, तो u भी जीरो होगा, और u जीरो होगा तो s भी क्या होगा, जीरो। इनिशियल लोकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है जनरल पोटेंशियल की प्रेजेंस में, हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन ये वाली है, ओ साई इक्वल टू एस वाली, इस फॉर्म में मैंने इसे कास्ट कर दिया। बट स्कैटरिंग वाला है, उसको ध्यान रखो, हमारे पोटेंशियल की कुछ फाइनाइट रेंज होती है, उस पोटेंशियल, उस रेंज से बाहर वो पोटेंशियल क्या है, इनइफेक्टिव, उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। तो जहाँ पे से हमारा प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को आप इसी फॉर्म में कास्ट करेंगे तो क्योंकि v इस रीजन में जीरो है, शॉर्ट रेंज पोटेंशियल होने के कारण यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू जीरो, तो पोटेंशियल अगर यहाँ जीरो है, v अगर जीरो है तो u जीरो और u जीरो, तो इस रीजन में सेम इक्वेशन है बट राइट हैंड साइड में कितना है, जीरो। मतलब कौन सी इक्वेशन, होमोजीनियस वाली। ओके, और होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस रीजन में तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप कर सकते हैं फिर से, बट इस रीजन में आपको पता है, इस रीजन में तो जो हमारा वेव फंक्शन है साई का आंसर ये है, प्लेन वेव्स e टू द पावर आइटा के जेड। तो इस रीजन में होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इतना। और आप लोग ध्यान करें, हम कहते हैं कि स्कैटरिंग के बाद बहुत दूर डिटेक्टर की लोकेशन पे एसिम्प्टोटिकली जब हम उसको डिटेक्ट करेंगे स्कैटर्ड पार्टिकल्स को, तो उसके साथ हमारे पास ये वाला वेव फंक्शन भी कंटेंट होगा, प्लस स्कैटर्ड वेव फंक्शन जो इस फॉर्म का है, एफ e टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर। तो आप देख रहे हैं, ये स्कैटरिंग की प्रॉब्लम भी कहती है कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, स्कैटर्ड लोकेशन पे ये वाला वेव फंक्शन इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आ रहा है। टोटल सॉल्यूशन में होमोजेनियस वाला सॉल्यूशन आप ऐड कर सकते हैं की बात हो रही थी अभी तक, लेकिन आप अब अपने केस में देख रहे हैं, हाँ हमारे लिए तो ये ज़रूरी है, जो टोटल वेव फंक्शन है उसमें एक होमोजेनियस वाला पार्ट तो हमें चाहिए ही होता है। वो प्लेन वेव जो है, जो स्टार्ट की थी, वो स्कैटर्ड लोकेशन पे भी मौजूद होती है। तो e टू द पावर आइटा के जेड वाला जो फंक्शन है, जिसको मैंने साइन नॉट से रिप्रेजेंट किया है, यही इक्वेशन, लेकिन जब पोटेंशियल जीरो है, सोर्स टर्म एब्सेंट है, होमोजेनियस इक्वेशन ये है, और साइन नॉट वो है जिसको मैं पीछे एग्जांपल में f की तरह लिख रहा था, सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, और ये कितना है, e टू द पावर आइटा के जेड। ओके दिस, तो अगर हम इस ऑपरेटर के लिए, ओ मैंने हमारा ऑपरेटर है डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अगर मैं इसका ग्रीन्स फंक्शन फाइंड कर सकूं, मैं इस ऑपरेटर को श्रोडिंगर ऑपरेटर कहूँगा। ओके, ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, बट लेट मी यूज़ दिस लैंग्वेज। डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑपरेटर को अगर मैं श्रोडिंगर ऑपरेटर कह रहा हूँ, और श्रोडिंगर ऑपरेटर का ग्रीन्स फंक्शन माना मैंने फाइंड कर दिया, जी आर आर डैश है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑपरेटर अगर हमारे इस ग्रीन्स फंक्शन पे एक्ट करेगा, ऑपरेटर मतलब डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, डिराक डेल्टा। तो अगर ये जी मैंने फाइंड कर दिया, इसको अभी हमें फाइंड करने में मेहनत लगेगी, बट लेट्स से ये जी हमें पता लग गया, तो जो हमारा स्कैटरिंग प्रॉब्लम में हमारा सॉल्यूशन बनने वाला है, उस पोटेंशियल की प्रेजेंस में जो हमारा वेव फंक्शन का सॉल्यूशन है, ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक से वो इतना होगा, ये यही वाला सॉल्यूशन है, ये वाला जी आर आर डैश एस आर डैश डी क्यूब आर डैश, जी आर आर डैश एस आर डैश, पर यहाँ पे जी आर आर डैश कौन सा ग्रीन्स फंक्शन, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑपरेटर का ग्रीन्स फंक्शन, तो ये निकालना पड़ेगा। एस ये है, बट ये एस फंक्शन ऑफ आर है, हमें एस फंक्शन ऑफ आर डैश लेना है, तो अप्रोप्रिएटली उस चीज़ को हम रिप्लेस कर देंगे डी क्यूब आर डैश। पर बाउंड्री कंडीशन और इस डिस्ट्रिक्शन को अगर आप मिक्स करके वो करें, तो आपको पता है ये वाला पार्ट मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, होमोजीनियस इक्वेशन का पार्ट ऐड कर सकता हूँ। तो इस केस में तो हमें वो ऐड करना ज़रूरी है, ये साइन नॉट होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कि e टू द पावर आइटा के जेड होता है,
तो केवल ये वाला सॉल्यूशन नहीं, ग्रीन्स फंक्शन वाला सॉल्यूशन नहीं, उसके साथ होमोजीनियस वाला सॉल्यूशन भी ले लो दिस, क्योंकि स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए रेलिवेंट है। आप कोई दूसरा केस डील कर रहे हो सकता है उसमें इस टर्म की जरूरत ना पड़े या इसके 3 टाइम्स की जरूरत पड़े या किसी और कोफिशिएंट की जरूरत पड़े, पर स्कैटरिंग प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में हमें डिटेक्टर की लोकेशन पे ये वाला जो हम वेव फंक्शन यूज़ करेंगे, हम इसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म चेक करेंगे। लार्ज डिस्टेंसेज फ्रॉम द स्कैटरिंग सेंटर पे जाके डिटेक्टर की लोकेशन पे वेव फंक्शन कैसा नजर आ रहा है, तो डिटेक्टर की लोकेशन पे हमारे वेव फंक्शन में हमें ये वाला पार्ट तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से जनरेट नहीं होगा, ये वाला पार्ट, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम हमेशा ऐड कर सकते हैं इन होमोजेनियस सॉल्यूशन में बाय हैंड, अगर आप उसे कहें बाय हैंड हम इसे ऐड कर सकते हैं, तो ये पार्ट यहाँ जरूरी है। ओके तो स्कैटरिंग प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक से जो हम अपने वेव फंक्शन का सॉल्यूशन लिखेंगे वो ये होगा। ओके e⁻ स्टार्टिंग प्लेन वेव प्लस इंटीग्रल GR_, ये ग्रीन्स फंक्शन अभी निकालना बाकी है, ये मेन एक्सरसाइज यही है वैसे। उसके अलावा UR', U बेसिकली पोटेंशियल है 2m/h टाइम्स पोटेंशियल, उसे ले लेंगे। ψR' दिस अगेन आप देख रहे हैं, हम कई बार इसे कहते हैं ये हमारा एक सॉल्यूशन हमने लिख दिया है, पर आप एक्चुअली देखें ये एक सॉल्यूशन नहीं है। साई अगर आपको निकालना है, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, पर पहले आपको साई की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये साई का सॉल्यूशन नहीं है, इसे हम फॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं, और टेक्निकली ये बेसिकली एक इंटीग्रल इक्वेशन है। सम इंटीग्रल ऑफ साई इज इक्वल टू साई, मोर और लेस ये इस तरह का है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है ना, सम डिफरेंशिएशन ऑफ साई इज इक्वल टू साई। ओके तो वैसे ही इंटीग्रल इक्वेशन में सम इंटीग्रेशन ऑफ साई इक्वल टू साई, तो ये एक्चुअली एक सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए हम इसे फॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में लाके इसने चेंज कर दिया है। इन प्रिंसिपल हम जहाँ से चले थे ना, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये डिफरेंशियल फॉर्म जो है ये वही चीज़ है, अभी कोई नई बात नहीं आई है। हाँ शायद आपने इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन स्कैटरिंग के लिहाज से ऐड कर दी है, बट अदरवाइज़ यहाँ आपने इफेक्टिवली अभी सॉल्व कुछ भी नहीं किया है, बस आपने डिफरेंशियल फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रल फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में। बट स्टिल आगे हम देखेंगे इसको हम यूज़ करके बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट बना सकते हैं। तो इसलिए इसे कई बार हम सॉल्यूशन कहते रहेंगे, बट एक्चुअली आप देखें तो एक सॉल्यूशन ना होके ये क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन। ओके तो द सॉल्यूशन रेलिवेंट फॉर द स्कैटरिंग प्रॉब्लम हमारा इस फॉर्म का होगा। ओके श्रोडिंगर इक्वेशन का एक फॉर्मल सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, ये वाला पार्ट होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और ये हमें चाहिए भी। इसको अगर हम नहीं रखेंगे अपने इस सॉल्यूशन में तो मैं कभी भी ये वाली फॉर्म अटेन नहीं कर पाऊंगा। और स्कैटरिंग में एसिम्प्टोटिक रीजन में हमें वेव फंक्शन की ये फॉर्म चाहिए होती है, ये पार्ट भी चाहिए होता है और उसमें ये वाला पार्ट भी चाहिए होता है। ये वाला पार्ट तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा, दिस विल सी लेटर। ये जो स्फेरिकल वेव है ये यहाँ से जनरेट होगी, लेकिन ये वाली जो वेव है ये होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपको ऐड करनी पड़ेगी। और वो हम कर सकते हैं, मैथमेटिक हमें उसकी लिबर्टी दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि हमेशा ऐड करो या मत करो। लेकिन इस केस में हमें लग रहा है हाँ ये ऐड करेंगे तभी हमारा सही रिजल्ट आएगा, इसे हमने ऐड किया है। तो स्कैटरिंग कंटेक्स्ट में हमारा सॉल्यूशन ये रहा, बट इस सॉल्यूशन में ये वाली दिक्कत तो बाद में डील करेंगे, अरे साई निकालने के लिए खुद साई की जरूरत है। बट दूसरी प्रॉब्लम अभी ये है, अभी तो ग्रीन्स फंक्शन नहीं निकाला है, ये तो अभी जस्ट एक सिंबल है। तो ∇² + k² जो हमारा ऑपरेटर है इस केस में, अब सवाल ये है इसका ग्रीन्स फंक्शन कितना होता है, कैसे निकालेंगे। सो व्हाट इज़ द ग्रीन्स फंक्शन। तो अब ये मेजर टास्क है और दिस इज़ a bit lengthy process. Okay, later I will try to sneak an smaller way. ठीक है, आप थोड़ा easily एक ट्रिक मैं उसे कहूँगा, उससे शायद हम ग्रीन्स फंक्शन ज़्यादा आराम से निकाल सकें, पर उसके लिए हमें थोड़ा और नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो मैं फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट या जो भी लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करूँगा। अभी जो हमारा इसका लेट मी कॉल इट द ब्रूट फोर्स मेथड। ओके, जो मैथमेटिक्स आप जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसको यूज़ करके हम इसका ग्रीन्स फंक्शन निकालेंगे। ओके, इसके जो स्टेप्स हैं, ये ग्रीन्स फंक्शन फाइंड करने के जो स्टेप्स हैं, द मैथमेटिक्स कैन गेट अ बिट इन्वॉल्व, तो लेकिन उसको आप 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहले हम इस इक्वेशन का ग्रीन्स फंक्शन एक्चुअली जो है ऑपरेटर का ग्रीन्स फंक्शन फूरियर स्पेस में फाइंड करते हैं। हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की मदद लेंगे। ओके, क्या करने वाले हैं वो यहाँ आएगा, बट पहले हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म करके आपको ग्रीन्स फंक्शन मिलेगा, लेकिन वो मोमेंटम स्पेस में मिलेगा। लेकिन मोमेंटम स्पेस के ग्रीन्स फंक्शन से आप पोजीशन स्पेस का वेव फंक्शन ग्रीन्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दोगे, लेकिन वो ग्रीन्स फंक्शन अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होगा, उसमें इंटीग्रल्स होंगे, 3 इंटीग्रल होंगे। अब उस 3 इंटीग्रल में से 2 इंटीग्रल तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाके बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे। उसके बाद भी जो एक इंटीग्रल बचेगा उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची रेजिड्यू थ्योरम एंड ऑल दीज थिंग्स, वो यूज़ करके निकालना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो फाइनमैन आइटा एप्सिलॉन प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन मेजर स्टेप्स ये हैं, पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है,
उससे मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन मिलेगा, वेव फंक्शन नहीं, ग्रीन्स फंक्शन। जी क्यू मैंने जो लिखा है मोमेंटम स्पेस में ग्रीन्स फंक्शन है, उससे आप ये जो हमारा पोजीशन स्पेस का ग्रीन्स फंक्शन है जी आर आर डैश वो निकाल लेंगे। फिर इंटीग्रेशन करने की बारी आएगी, 3 इंटीग्रल होंगे, 3 में से 2 स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर एक जो इंटीग्रल बचेगा उसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होगा। सो दिस विल द स्टेप्स। तो लेट्स सी मैं इसमें कितना कवर कर पाता हूँ। अभी मैं ये और ये कवर करूँगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये है आपके सामने प्रॉब्लम। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है, ये जी फाइंड करना है। वो फंक्शन बताइए जो इस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर जब उस फंक्शन पे एक्ट करे तो डिराक डेल्टा दे दे। ओके, अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आता है विच इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस। जो हमारी प्रॉब्लम है ये ट्रांसलेशनली इन्वेरियंट है। अगर आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस का मतलब होता है कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। अगर आप अपना ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं, ओरिजिन शिफ्ट करने का मतलब 1 डायमेंशन में ये मतलब हुआ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x था और आपने ओरिजिन अगर a यूनिट्स पीछे ले लिया तो अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया x प्लस a। 3 डायमेंशन में इसका मतलब है पहले आपका किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r था, अब आपने ओरिजिन अपना यहाँ ले लिया तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है r प्लस a या माइनस a वटेवर से आपने जितना ओरिजिन को शिफ्ट किया है वो वहाँ से पुराने पोजीशन वेक्टर, पुराने ओरिजिन तक का वेक्टर अगर a है तो अब इसी लोकेशन का जो नया पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा r प्लस a। ये इसी तरह का है, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अगर आपने एक्सिस के अलॉन्ग जो शिफ्टिंग की है ABC की है तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ट्रांसलेशन। ओके, हमारी जो प्रॉब्लम है इसका ऑपरेटर जो है ये ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट है। डेल जो होता है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, उनके स्क्वायर्स होते हैं, उस पर ट्रांसलेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। के स्क्वायर एक कांस्टेंट है, ट्रांसलेशन से कोई फ़र्क नहीं। डिराक डेल्टा फंक्शन आप इसको एक्चुअली एक पीक की तरह सोचें, किसी लोकेशन पे एक पीक है तो आप ओरिजिन अपना कहीं भी शिफ्ट कर दें, इसकी पीक शिफ्ट थोड़ी होगी, उसकी पीक तो वहीं पे रहेगी जिस पॉइंट पे थी। तो ये जो सॉल्यूशन है जी को सोचिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं इसका जो सॉल्यूशन है ये भी ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट होगा। तो r और r डैश का ऐसा कॉम्बिनेशन जो ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट हो वो r माइनस r डैश का फंक्शन होता है। ओके, यहाँ पे आइडिया ये है हमें जो इक्वेशन दी गई है वो ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट है। ओके, ट्रांसलेशन करने पे इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि उसके सारे सॉल्यूशंस भी ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट होंगे। अगर किसी इक्वेशन के पास कोई सिमेट्री होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसके इक्वेशंस के, उसके सॉल्यूशंस के पास भी वो सिमेट्री हमेशा हो। हाइड्रोजन एटम हमने स्फेरिकल सिमेट्री के लिए सॉल्व किया तो वहाँ सारे सॉल्यूशंस की स्फेरिकल सिमेट्री थोड़ी आती है। आपको ऐसे सॉल्यूशंस भी मिलते हैं जिनमें स्फेरिकल सिमेट्री नहीं होती है, एल और एम के क्वांटम नंबर्स की अलग अलग वैल्यू आपको मिलती है। सारे सॉल्यूशन एल इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 0 वाले थोड़ी मिलते हैं। जस्ट 3 डायमेंशन में हमने ये इक्वेशन सॉल्व की। श्रोडिंगर इक्वेशन आप देखें इस पोटेंशियल के साथ स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं। कुछ सॉल्यूशन तो ये वाले होते हैं एल इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, माना साई 1 0 0, साई 2 0 0, साई 3 0 0 एंड सो। ये इक्वेशंस तो स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। अगर मैं बहुत सिंपली बोलूँ इनका जो वाई एल एम वाला पार्ट होता है एंगुलर पार्ट एस ऑर्बिटल के करस्पॉन्ड करता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिक। लेकिन जो बाकी कॉम्बिनेशंस के करस्पॉन्डिंग के सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाई एल एम का मॉड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके पी एक्स ऑर्बिटल या पी वाई ऑर्बिटल या पी जेड या और कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स बनते हैं, उसमें स्फेरिकल सिमेट्री थोड़ी है। इक्वेशन अगर स्फेरिकल सिमेट्री को ओबे कर रही थी, सॉल्यूशंस स्फेरिकल सिमेट्री वाले भी होते हैं, बिना उस सिमेट्री को ओबे करने वाले भी होते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया है, अगर इक्वेशन किसी सिमेट्री को फॉलो कर रही है तो ऐसे सॉल्यूशंस भी होंगे जो सिमेट्री ओबे करते हैं और ऐसे भी होंगे जो सिमेट्री ओबे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम आइडिया ये कह रहे हैं, इसको आप इस तरह सोचें, बाद में इसमें मैं कोशिश करूँगा इसे और जस्टिफाई कर सकूँ, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली ये कह रहे हैं क्योंकि इक्वेशन ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट है, आप ओरिजिन अपना कहीं भी ले जाएं r माइनस r डैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। r आपका ये पॉइंट है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, r और r डैश, तो r माइनस r डैश ये वाला वेक्टर है। आप अपना ओरिजिन यहाँ भी ले जाएं, कहीं और ले जाएं, r बदल जाएगा, r डैश बदल जाएगा, लेकिन r माइनस r डैश थोड़ी बदलेगा। इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये था r और इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये हो गया r, और इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये था r डैश और इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये है r डैश, लेकिन r माइनस r डैश थोड़ी हो रहा है चेंज। तो ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस है। तो ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस होने का मतलब
ऐसे सॉल्यूशंस भी होंगे जिनमें ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस है और ऐसे भी होंगे लेकिन जिनमें ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस नहीं है। तो यहाँ पे आप ये सोचिए हम उन सॉल्यूशंस को देख रहे हैं जो ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट हैं। ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होने का मतलब वो आर और आर डैश का अलग अलग फंक्शन नहीं होंगे, वो होंगे आर और आर डैश के इस कॉम्बिनेशन के फंक्शन। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी आर डैश का हो सकता है आर्बिट्री फंक्शन हो सकता था, पर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस हमें के कारण हम ये कह रहे हैं हम ऐसे सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो आर माइनस आर डैश के फंक्शन है केवल। ओके, दिस सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सॉल्यूशन करने का फर्स्ट स्टेप जिसे हम मैंने यहाँ पे लिखा है बोल्ड में, इसीलिए लिखा है गो टू मोमेंटम स्पेस। ये जो जी हमारा है ये पोजीशन स्पेस में आर एक्स वाई जेड, मोमेंटम स्पेस में जाने का मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में लास्ट टाइम हमने बात की थी पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन एंड मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, तो वही लैंग्वेज फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम हमेशा फिजिक्स में इसी लैंग्वेज में कहते हैं यूजुअली। आप पोजीशन स्पेस से जो दूसरा स्पेस है, मैथमेटिकली तो वो जस्ट एक वेरिएबल है, पर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं वो जो दूसरा स्पेस है, वो जो नए वेरिएबल्स जो हमने इंट्रोड्यूस किए फूरियर ट्रांसफॉर्म से, वो वेरिएबल्स है मोमेंटम स्पेस के। ओके, और मोमेंटम को मैं यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट नहीं करूँगा या के से भी नहीं, क्यू से, लेकिन जस्ट इस रिमाइंडर में, ये रिमाइंडर है, हमारी एक्चुअल मैथमेटिक्स यहाँ आएगी। फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको रिमाइंड करा दूँ क्या होता है। माना आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वन डायमेंशन में एक्स का कोई फंक्शन है, कोऑर्डिनेट स्पेस में कोई फंक्शन है, तो अगर आप उसे ई टू द पावर माइनस आइटा के एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें और साथ में 1/√2 का फैक्टर, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को करने के बाद जो चीज़ आपके पास बचेगी वो होगी के का फंक्शन, और इसको हम कहते हैं हमने अपने ओरिजिनल फंक्शन को फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये जी जो कि के का फंक्शन है ये ओरिजिनल एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ये एक्स स्पेस का वेव फंक्शन है और ये के स्पेस का, के वेरिएबल एक्स वेरिएबल, फ्रॉम एक्स स्पेस टू के स्पेस, फ्रॉम पोजीशन स्पेस टू मोमेंटम स्पेस। ओके, ये और फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम ऐसा कहते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म में फंक्शन की इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती है, जितनी इन्फॉर्मेशन एफ में है उतनी ही जी में है। मतलब जी से हम इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करके फिर से अपना फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब अब की बार जी के लिया और एक्सपोनेंशियल यहाँ नेगेटिव था, यहाँ सेम एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव प्लस आइटा के एक्स, अगेन इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पर अब इंटीग्रेशन के ऊपर है, यहाँ इंटीग्रेशन एक्स के ऊपर था, यहाँ इंटीग्रेशन के ऊपर, अगेन 1/√2 तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स स्पेस से के स्पेस में गए, के स्पेस से वापस एक्स स्पेस में आ गए। अब आप किसको फूरियर और किसको इन्वर्स फूरियर कहते हैं वो आपकी चॉइस हो सकती है, ऐसा कोई डेफिनेट वो नहीं है कि आपको इसी को फूरियर कहना है और इसको इन्वर्स कहना है। आप इसे फूरियर कह सकते हैं, इसे इन्वर्स कह सकते हैं, बट वन इज़ द इन्वर्स ऑफ अदर। ओके, तो वो आप कन्वेंशन है वो केवल। ओके, दिस इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस और भी होते हैं। ये 1/√2 का फैक्टर जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन में आप लें, मैं यहाँ इसको बिना इसके भी डिफाइन कर सकता था 1/√2 के, लेकिन तब ये जो इन्वर्स वाला फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसमें मुझे 1/√2 का फैक्टर 2 बार लेना पड़ता। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, मिला के इन दोनों इक्वेशंस में ये जो फैक्टर है बाहर 1/√2 का, ये मिला के 1/2 के बराबर बन जाना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने यहाँ भी 1/√2 लिया, यहाँ भी 1/2, तो बाकी इंटीग्रल पार्ट के अलावा इनका मल्टीप्लिकेशन 1/2। मैं यहाँ कोफिशिएंट को 1 ले सकता था और तब यहाँ कोफिशिएंट मुझे लेना पड़ता 1/2, या यहाँ कोफिशिएंट आप 1 ले सकते हैं और यहाँ 1/2, या इसके और कॉम्बिनेशंस भी, लेकिन ये चॉइस सिमेट्रिक होती है, इसमें यहाँ भी 1/2 या 1/2, तो मैंने इस कन्वेंशन में वर्क किया है। ओके, एक बात का रिमाइंडर और यहाँ पे, के जो है वो एक्चुअली उसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है के की डायमेंशन क्या हो 1/x। अगर आप x को लेंथ की तरह सोच रहे हैं, वन डायमेंशनल फिजिकल स्पेस है का कंपोनेंट है x का, एक कोऑर्डिनेट है x, तो k जो है वो 1/x डायमेंशन का, k बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स लैंग्वेज में हमारा जो वेव वेक्टर होता है वो है। ओके, दिस, और ये रिलेशनशिप भी आप जानते हैं। पहले उससे पहले मैं 3 डायमेंशन के मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे हैं, इन्हीं एक्सप्रेशंस को अगर हम 3 डायमेंशन में जनरलाइज करें, आपके पास कोई फंक्शन है 3 डायमेंशन में, एक्स वाई जेड का फंक्शन या वेक्टर आर का फंक्शन, तो आप उसे ई टू द पावर आइटा k.r का मतलब समझ रहे हैं, एक उसमें k1x टर्म आएगा और एक k2y और एक k3z, तीन इंडिपेंडेंट फूरियर ट्रांसफॉर्म एक तरह से आपने अप्लाई किए हैं, और फिर 1/√2 के फैक्टर 3 बार 1/√2 3 इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस आइटा के आर, दिस ये 3 डायमेंशनल फूरियर ट्रांसफॉर्म है। एफ आर फंक्शन जो कि आपका कोऑर्डिनेट स्पेस में एक फंक्शन था, उसको ट्रांसफॉर्म करके आप ले गए के स्पेस में। के वैसे वेव वेक्टर स्पेस बोलना चाहिए, पर आप जानते हैं के जो है क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली मोमेंटम ही होता है अपार्ट फ्रॉम अ कांस्टेंट, तो इसलिए हम इसे मोमेंटम स्पेस कहते हैं। मोमेंटम एक्चुअली पी होता है, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स
P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू K अपार्ट फ्रॉम अ कांस्टेंट। और इनफैक्ट हाई एनर्जी फिजिक्स में तो इस कांस्टेंट H क्रॉस को हम यूजुअली 1 लेके काम करते हैं, तो वहाँ पे तो ये लैंग्वेज का डिस्टिंक्शन आता भी नहीं है। आप K बोलो चाहे P बोलो एक ही बात है। बट प्रेजेंट लेवल पे अगर हम ये डिस्टिंक्शन करना भी चाहें तो फिर भी यूजिंग स्लाइट एब्यूज़ ऑफ लैंग्वेज मैं समटाइम्स K को भी मैं मोमेंटम कह दूंगा। ओके, K बेसिकली मोमेंटम नहीं है, वेव वेक्टर है, बट समटाइम्स हम इसे जनरली K को भी क्या कह देते हैं कि ये पोजीशन स्पेस में है फंक्शन और ये कहाँ है, मोमेंटम स्पेस में। ओके, और इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आप GK को लो, ये वाला फंक्शन, और इसके साथ ये वाला एक्सपोनेंशियल माइनस के बजाय प्लस में मल्टीप्लाई करके 3 डायमेंशन में इंटीग्रेशन कर दीजिए, लेकिन इंटीग्रेशन अब की बार K के ऊपर, यहाँ इंटीग्रेशन R के ऊपर, यहाँ इंटीग्रेशन K के ऊपर, 1/√2π के 3 फैक्टर्स, यू गेट बैक योर ओरिजिनल फंक्शन। किसको फुरियर किसको इन्वर्स कह रहे हैं वो आपकी चॉइस है। ओके, और अगेन यहाँ भी वही चॉइस है, कोई ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ 1/√2π की 3 पावर्स लेता। कुल मिला के जब इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो 1/2π³ हमें मिलना चाहिए। अब वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपकी चॉइस हो सकती है, बट दिस चॉइस इज़ वेरी वेरी सिमेट्रिक। तो ये दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर। ओके, ये और यहाँ पे एक कंफ्यूज ना करें, ये जो K इसमें आ रहा है, K जस्ट एक वेरिएबल है। आप सोचिए मैथमेटिकली इस वेरिएबल का नाम मैं कुछ और भी ले सकता था, ईटा या अल्फा या समथिंग। ओके, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये K जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन में del स्क्वायर प्लस K² आ चुका है, ये सेम K नहीं है। K जो है श्रोडिंगर ऑपरेटर में जो हमारा K है उसकी डेफिनेशन ये है, K² है 2mE/h²। ओके, वैसे ये K उस K के जैसा ही है, इनफैक्ट सेम ही है, लेकिन मैं उस तरह से कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, ये K जो हमने है ये डिफाइंड ये है, यहाँ मुझे इस K का नाम चेंज कर देना चाहिए था इनिशियली, बट मैंने ये लिख दिया था, मुझे उसके बाद ये क्लिक किया कि ऐसा हो रहा है, ये K नाम 2 बार रिपीट हो गया। लेकिन जैसे ये एक मैथमेटिकल वेरिएबल है, आप K का नाम सब जगह चेंज कर दो इस इक्वेशन में से, ईटा माइनस ईटा x G ऑफ ईटा, और यहाँ G ईटा D ईटा और यहाँ ईटा दिस, तो आप अप्रोप्रिएटली चेंज कर लें दिस। तो अब ये क्यों डिस्कस किया, हमारा ग्रीन्स फंक्शन जो है, जो कि r माइनस आर डैश का फंक्शन है, इस आर्ग्यूमेंट के बाद, ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस के बाद, अकेला वो r का फंक्शन नहीं है, अकेला r डैश का फंक्शन नहीं है, वो है फंक्शन r माइनस आर डैश कॉम्बिनेशन का। तो ये मैंने आप सोचिए मैंने इसे कॉपी किया है यहाँ पे, ये भी तो किसी का फुरियर ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, f की जगह कैपिटल G, r की जगह वो r माइनस आर डैश का फंक्शन है, 1/2π 3/2, कुल 3/2 पावर्स हैं। इंटीग्रल मैंने तीनों इंटीग्रल को एक ही में दिखा दिया, e⁻ प्लस आइटा। वेरिएबल का नाम मैंने K के बजाय Q रखा है। ओके, K के बजाय Q, मुझे शायद ऊपर ही यहाँ सब जगह Q रख देना चाहिए था इसका नाम, बट से Q डॉट, यहाँ R है, यहाँ R की जगह r माइनस आर डैश, GQ। यहाँ पे नोटेशन का डिफरेंस देखिए, जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा था, जनरल एग्जाम्पल, इसमें ओरिजिनल फंक्शन और फुरियर ट्रांसफॉर्म वेव फंक्शन के नाम अलग अलग होते हैं, ये f और ये g। ओके, यहाँ मैंने ओरिजिनल जो स्पेस में ग्रीन्स फंक्शन है उसका नाम भी g है, और जो उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म है उसका नाम भी क्या है, g है। लेकिन आपको इसके आर्गूमेंट से पता लग जाएगा आप ग्रीन्स फंक्शन की बात पोजीशन स्पेस में कर रहे हैं या ग्रीन्स फंक्शन की बात कर रहे हैं मोमेंटम स्पेस में। ओके, आपको इनफैक्ट इसे इस तरह से रियलाइज़ करना चाहिए, ये दोनों एक ही बात है, ये इंटीग्रल वगैरह भूल जाइए अभी, ये तो इनके बीच का कनेक्शन है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इसमें है वही इन्फॉर्मेशन इसमें है। ये भी ग्रीन्स फंक्शन है, ये भी ग्रीन्स फंक्शन है, ये ग्रीन्स फंक्शन है पोजीशन स्पेस में, ये ग्रीन्स फंक्शन है मोमेंटम स्पेस में। ये पता हो तो इससे ये ऐसे कनेक्टेड है, ये कनेक्शन है, बट अदरवाइज ये भी ग्रीन्स फंक्शन है, तो इसीलिए इसे भी हम जी लिख रहे हैं। बस इसका आर्ग्यूमेंट r माइनस आर डैश पोजीशन स्पेस के आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इसका आर्ग्यूमेंट मोमेंटम स्पेस का, क्यों हमारा मोमेंटम स्पेस का वेरिएबल है, तो ये। तो बेसिकली हमने फुरियर ट्रांसफॉर्म लिखा है अपने ओरिजिनल फंक्शन का। तो अब हमारा टास्क ये होगा, हमें निकालना ये है, लेकिन इसके बजाय हम पहले इस पे कंसंट्रेट करेंगे, इसको निकालना बहुत आसान है। ओके, लेट्स सी। और उसके बाद ये निकल आएगा तो उसको इस इंटीग्रल में पुट कर देंगे, तो फिर वो इंटीग्रल सॉल्व करके ये निकल आएगा, और वो इंटीग्रल सॉल्व करना होगा हमें इन स्टेप्स में। वो ट्रिपल इंटीग्रल है, यहाँ 3 इंटीग्रेशन है, तो 3 इंटीग्रेशन में से 2 तो स्फेरिकल पोलर से हो जाएंगे और 1 के लिए कॉम्प्लेक्स। बट पहले अब टास्क ये है, जी फाइंड करो, ग्रीन्स फंक्शन फाइंड करेंगे लेकिन मोमेंटम स्पेस में। ओके, यहाँ पे मैं ऊपर की इक्वेशन से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ लिखा है, बट चीज़ें जो ध्यान आपको रखनी है, r की जगह यहाँ r माइनस आर डैश है। ओके, r माइनस आर डैश, q यहाँ जो वेरिएबल था, q यहाँ है, यहाँ k था। ओके, k मैंने इसलिए हटाया क्योंकि k में फिर इस del स्क्वायर प्लस K² के साथ कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए। ओके, और
जी सिंबल यूज़ किया है, यहाँ भी जी और यहाँ भी कैपिटल जी, जबकि इस नोटेशन में एक जगह एक फंक्शन का नाम एफ था कोऑर्डिनेट स्पेस वाले का और मोमेंटम स्पेस वाले का जी, पर यहाँ दोनों को एक ही सिंबल। कन्फ्यूज़न का चांस स्टिल कुछ नहीं है क्योंकि मैंने उसके वेरिएबल्स स्पेसिफाई कर रखे हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है, ओके मैंने पहले बताया होगा बट रिमेंबर दिस, डिराक डेल्टा फंक्शन जो है ये उसका एक्सप्रेशन होता है del क्यूब आर माइनस आर डैश इक्वल टू 1/2 पाई क्यूब इंटीग्रल डी टू द पावर आइटा क्यू डॉट आर माइनस आर डैश इंटू 1 इंटू डी क्यूब क्यू। ये 1 मैंने डेलिबरेटली लिखा है, एक्सप्रेशन ये है, लेकिन इसको आप इससे कंपेयर करके देखिए या इससे, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव वाला डी क्यूब क्यू सम फंक्शन, ये इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म या ये इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म, जो जिसको भी आप फुरियर और जिसको इन्वर्स बोले हैं, तो इस लैंग्वेज में मैंने इससे लिखा डिराक डेल्टा फंक्शन बेसिकली 1 का फुरियर ट्रांसफॉर्म है। अब मैं अगेन बेसिकली कह रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि फुरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी, आप कौन सी वाली यूज़ कर रहे हैं, 3/2 वाली या 3 वाली। यहाँ ये जो फैक्टर है 2 पाई का क्यूब है, हमारी इस डेफिनेशन या इस डेफिनेशन में ये फैक्टर 3/2 का है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट है, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है कि आप इस पावर को 3/2 कर दें, ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। ओके तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो है बेसिकली यूनिटी का क्या होता है, फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है। ओके दिस डिराक डेल्टा इज द फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। क्यों, हमारी जो इक्वेशन है, मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, अभी समझ नहीं आ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होने वाली है। तो अप्रोच ये है, गिवन इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन है आर स्पेस में, कोऑर्डिनेट स्पेस में ये इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन को ले जाओ मोमेंटम स्पेस में। मोमेंटम स्पेस में ले जाने का मतलब हर चीज़ को इस तरह के एक्सप्रेशंस की मदद से, इससे और इससे, आप इंटीग्रल वगैरह मत देखें, जी की जगह उसका मोमेंटम वाला काउंटर पार्ट आ सकता है और डेल की जगह उसका मोमेंटम वाला काउंटर पार्ट आ सकता है। ये है हमारा सेंस। आप यहाँ जो ये जी और डेल्टा है इसको इन एक्सप्रेशंस की मदद से मोमेंटम स्पेस में ले जाएं। तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को ऐसे ही रखा, डिराक डेल्टा ग्रीन्स फंक्शन का ये एक्सप्रेशन रख दिया मैंने, और राइट हैंड साइड में डिराक डेल्टा फंक्शन का भी ये वाला एक्सप्रेशन। ओके आप इसे कह सकते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को भी हम मोमेंटम स्पेस में ले गए और अपने ग्रीन्स फंक्शन को भी मोमेंटम स्पेस में। अब इससे एडवांटेज क्या है, ये जो ऑपरेटर है आपका डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आप इसे इंटीग्रल के अंदर ले जाके ऑपरेट करा सकते हैं। 1/2 पाई 3/2 कांस्टेंट है। ऑपरेट कौन होगा, के स्क्वायर तो केवल एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह है, तो ये तो केवल मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डेल स्क्वायर ऑपरेट हो सकता है। डेल स्क्वायर मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कहाँ आ रहे हैं इस इंटीग्रल के अंदर, क्यू का फंक्शन क्यू, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल में इसके अलावा ये भी है आर के अंदर ही तो एक्स वाई जेड छुपे होते हैं। आर डैश का मतलब एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, वो कांस्टेंट पार्ट है, लेकिन आर के अंदर एक्स वाई जेड छुपे हैं। तो ये जो ऑपरेटर है ओवरऑल, अगर आप केवल उसको डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को पूरा ऑपरेटर समझो, या इस मैथमेटिक्स को करने के लिए के स्क्वायर का कोई रोल नहीं है, वो तो केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल स्क्वायर जो है वो केवल इस एक्सपोनेंशियल पार्ट पे एक्ट करेगा। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इस ऑपरेटर को अंदर ले जाके एक्ट करा दें तो आपको मिलेगा ये 1/2 पाई 3/2। एक्सपोनेंशियल डेल स्क्वायर बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस जेड के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, यही तो होता है। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जितनी भी बार करो एक्सपोनेंशियल आपका रीजनरेट होगा। ये हो गया ये पार्ट। जी क्यू डी क्यूब क्यू, इस पर कोई फ़र्क नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन से एक्स्ट्रा आपको कितना मिला, के स्क्वायर वाले पार्ट से प्लस के स्क्वायर ही मिलेगा। और जब आप डेल को एक बार इस एक्सपोनेंशियल पे ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा आइटा क्यू, और 2 बार ऑपरेट करेंगे तो आइटा क्यू डॉट आइटा क्यू। मैंने 1 डायमेंशनल केस के लिए सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ लिखा है, बाकी ये चीज़ हम पीछे कर चुके हैं कई बार क्वांटम में और जगह, इसलिए फेमिलियर होना चाहिए, बट मैंने उसकी बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ हाईलाइट की है। अगर आप इसके अलग अलग कंपोनेंट्स देखें इसके, आइटा Q1x, बाकी वाला पार्ट कांस्टेंट है, उसके डिफरेंशिएशन से कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, लेकिन आइटा Q1x प्लस आइटा Q2y प्लस आइटा Q3z की तरह अगर आप इसे सोचें, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो आइटा Q1x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा केवल, और वो कितना होगा, एक्सपोनेंशियल वापस और मल्टीप्लाइड बाई आइटा Q1। और अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आइटा Q1 का फैक्टर क्या आएगा, 2 बार, तो आइटा Q1 का स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन से मिलेगा, और y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन से आइटा Q2 का स्क्वायर मिलेगा, और z के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन से आइटा Q3 स्क्वायर मिलेगा, और उन सबको आप एक साथ कंबाइन करें तो आइटा Q। ओके आइटा Q स्क्वायर का मतलब है
आइटा क्यू डॉटेड विद आइटा क्यू, ये वेक्टर है, वेक्टर के स्क्वायर का मतलब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट है, आइटा का स्क्वायर अलग और क्यू डॉट क्यू, ओके दिस। और राइट हैंड साइड को मैंने सिंपली रीराइट कर दिया। तो हम ओरिजिनल इक्वेशन को आर स्पेस से ले गए मोमेंटम स्पेस में, मोमेंटम स्पेस में एक सिंपल मैथमेटिक्स से, वन लाइनर मैथमेटिक्स से हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब आप इस इक्वेशन को जरा कंपेयर करें, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स वगैरह छोड़ दो, कॉन्स्टेंट्स वगैरह बड़े आराम से हैंडल हो जाएंगे। डी क्यूब क्यू का इंटीग्रल, डी क्यूब क्यू का इंटीग्रल, सम एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव आइटा क्यू आर माइनस आर डैश, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव आर माइनस आर डैश, दोनों इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस हैं, दोनों बराबर हैं। यहाँ इसके अलावा जो फैक्टर है वो केवल वन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के अलावा वन। ये फैक्टर और ये फैक्टर तो यहाँ भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये जो बाकी दो फैक्टर हमारे पास जो कि यहाँ नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर होना चाहिए, वन के बराबर। कंपेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर ऑफ 1/2 पाई एंड ऑल दिस, दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ग्रीन्स फंक्शन कोऑर्डिनेट स्पेस में फाइंड करने की जो प्रॉब्लम है वो केवल एक एल्जेब्रिक प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गई है। समथिंग इंटू जी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब जी इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, ये समथिंग डिनोमीटर में चला जाएगा। तो आपने मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन नहीं, ग्रीन्स फंक्शन निकाल लिया है। तो और ये एक बहुत जनरल ट्रिक है ग्रीन्स फंक्शन फाइंड करने के लिए। और इन जनरल आप यहाँ से फूरियर ट्रांसफॉर्म की पावर को भी समझ सकते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ने क्या किया, जो हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसको सॉल्व करना था, उस टास्क को केवल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया। समथिंग इंटू जी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब जी इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो जी आपका मोमेंटम स्पेस वाला जी तो निकल के आ गया, ओके दिस। और उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ कंपेयर करके लिखें, इनफैक्ट यहाँ मैंने फिर से उस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे था इसलिए रीराइट किया है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म और ये राइट हैंड साइड वाला टर्म, ओके। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑपरेटर को अंदर ऑपरेट करके जो हमें ऑब्टेन हुआ था, आइटा क्यू का स्क्वायर, तो आइटा का स्क्वायर माइनस साइन देगा और क्यू का स्क्वायर, ओके। दिस इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में जो हमारा डिराक डेल्टा का मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंटेशन था। एक्सपोनेंशियल यहाँ भी है, डी क्यू क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू 1/2 पाई क्यूब। तो वहाँ से आपको सीधे जी क्यू की वैल्यू मिल जाती है 1/2 पाई 3/2। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पावर 3/2 है और यहाँ पावर 3 है, ठीक है। तो नेट पावर 3/2 1 अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मोमेंटम स्पेस में ग्रीन्स फंक्शन निकल गया, इन प्रिंसिपल ग्रीन्स फंक्शन निकल चुका है, लेकिन हमें थोड़ा और अभी वर्क करना बाकी है क्योंकि ये वाला निकला है। इसको लेकर अब मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ और इसको यहाँ पुट करके और किसी तरह से ये इंटीग्रल को सॉल्व करके मेरा ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले हैं। बट मोमेंटम स्पेस में द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इन दिस स्टेप इज मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन निकालना एक एल्जेब्रिक टास्क में रिड्यूस हो गया है, ओके। वेरी वेरी सिंपल टास्क, ओके। द फूरियर ट्रांसफॉर्म द डिटर्मिनेशन ऑफ जी क्यू टू एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, ओके। जी क्यू निकालने के लिए आपको केवल इसको डिनोमीटर में तो ले जाना पड़ा, यस। अच्छा, जी क्यू का एक्सप्रेशन आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस कांस्टेंट 1 अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये क्यू कहाँ से आया था, डेल स्क्वायर ऑपरेटर करके। और अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में बोले हैं, आप बोलते हैं मोमेंटम का ऑपरेटर कितना होता है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल होता है, ओके। मोमेंटम का ऑपरेटर कितना होता है, तो अगर मैं इसे मैथमेटिकल इक्विवेलेंस कह दूं थोड़ी देर के लिए, तो डेल अपनी जगह जहाँ भी ऑपरेट होगा कितना लाएगा, पी अपॉन माइनस आइटा एच क्रॉस, ओके। जो कि इतने के बराबर है। और p बराबर कितना होता है, ये वेक्टर लैंग्वेज है इसलिए वेक्टर आइटा p होता है एच क्रॉस टाइम्स k। डेल्टा को आप हमेशा शॉर्ट हैंड में रिप्लेस कर सकते हैं, बी केयरफुल अबाउट अदर थिंग्स, आइटा टाइम्स के की जगह हम जो नोटेशन यूज़ कर रहे हैं क्यू यूज़ कर रहे हैं, क्यू। यही तो हुआ, आप इस स्टेप को प्लीज़ केयरफुली देखिए। डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ने ऑपरेट होकर बाकी सारी चीज़ों को वैसे ही रखा, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर खत्म हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, मेनली डेल स्क्वायर की जगह आ गया आइटा क्यू का स्क्वायर, ये डेल्टा रिप्लेस बाय आइटा क्यू। तो ये जो ग्रीन्स फंक्शन ने निकाला ये वैल्यू, इसको फिर से डेल के टर्म में अगर देखें, ये है 1 अपॉन डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यही मेरा मंतव्य था जब मैंने शुरू में आपको कहा था ग्रीन्स फंक्शन बेसिकली ऑपरेटर का इन्वर्स होता है। यही तो हमारा ऑपरेटर है जिसका ग्रीन्स फंक्शन हम निकाल रहे हैं, तो ग्रीन्स फंक्शन बेसिकली इसका इन्वर्स है, ओके दिस।
ये इन जनरल ट्रू है। इनफैक्ट क्वांटम फील्ड थ्योरी जब हम लोग करते हैं तो केवल इक्वेशन को रीड करके भी विदाउट गोइंग थ्रू दीज स्टेप्स आप ग्रीन्स फंक्शन इक्वेशन से रीड कर सकते हैं। ओके, उस ऑपरेटर का इन्वर्स, ऑपरेटर का इन्वर्स मतलब डेल स्क्वायर को आपको इस तरह सोचना है, डेल स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी के या पी के टर्म में क्या होती है, डेल के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होती है आइटा टाइम्स क्यू या आइटा टाइम्स के, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं। तो बस वो रिप्लेस करना है और आपने इसका ग्रीन्स फंक्शन, मोमेंटम स्पेस वाला ग्रीन्स फंक्शन आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, फिर पोजीशन स्पेस का वेव फंक्शन आपको इस इक्वेशन से, ये बेसिकली फूरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है, इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, बट मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन डायरेक्टली ऑपरेटर का इनवर्स। ओके, सो जो लोग बाद में हायर फिजिक्स करेंगे वो ये चीज़ आप फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करते हैं दिस। अच्छा, तो ग्रीन्स फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस हमारा आ चुका है और वो हमने कितने ईजिली निकाला, एल्जेब्रिक मेथड से निकाल दिया। अच्छा, तो अब हमारा जो आर स्पेस का ग्रीन्स फंक्शन है, आर स्पेस का ग्रीन फंक्शन मतलब ये, मैं ये वैल्यू अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो फिर से 2π3/2 पावर पहले से बाहर थी उस एक्सप्रेशन में और 2π3/2 यहाँ से आया, तो दिस आइटा क्यू आर माइनस आर डैश, ये जी क्यू की वैल्यू माइनस साइन मैं ऊपर ले गया, यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में, तो -1 ओवर क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। मोमेंटम स्पेस का कोऑर्डिनेट स्पेस का ग्रीन्स फंक्शन हमारा ये रहा, श्रोडिंगर ऑपरेटर का ग्रीन्स फंक्शन ये रहा, लेकिन अभी इसको सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप और बाकी है। ये ट्रिपल इंटीग्रल है, इस ट्रिपल इंटीग्रल को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाके अगर सॉल्व करें तो जो एंगुलर पार्ट है थीटा फाई इंटीग्रल वो बहुत इजी है, सीधे सीधे हो जाता है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस वाला इंटीग्रल है क्यू, यहाँ पे हम आर नहीं बोलेंगे क्यू बोलेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन क्यू के ऊपर है, क्यू वाला जो इंटीग्रल है उसको करने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं इस लेक्चर में केवल इसका जो थीटा फाई पार्ट का इंटीग्रेशन है, एंगुलर इंटीग्रल जो है उसको परफॉर्म कर देता हूँ, एंड देन वो वाला हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे आपको ये सोचना, सबसे पहले ये देखना है ये इंटीग्रेशन क्यू वेरिएबल के ऊपर है, 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन है 3 डायमेंशनल स्पेस में, लेकिन ये हमारे कोऑर्डिनेट स्पेस में नहीं है, एक्स वाई जेड की दुनिया में नहीं है, क्यू स्पेस मोमेंटम स्पेस की दुनिया में है। ये चीज़ हम स्टैट मैक में यूज़ कर चुके हैं। स्टैट मैक में तो हमारा फेज स्पेस होता है 1 डायमेंशनल पार्टिकल का भी 6 डायमेंशनल स्पेस, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशन के लिए। लेकिन आप केवल उसमें से मोमेंटम वाला पार्ट अगर देखें, अगर आपका कोई ऐसा स्पेस है जिसकी एक एक्सिस पी एक्स है और एक पी वाई और एक पी जेड है, या इस लैंग्वेज में एक क्यू एक्स और एक क्यू वाई और एक क्यू जेड, तो वो हमारा क्यू स्पेस को डिफाइन कर रहा है। तो उस क्यू स्पेस में हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ओके, तो इस इंटीग्रेशन को करने का आसान तरीका ये है, हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चले जाएं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब उस क्यू स्पेस में भी तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, वहाँ आप किसी एक्सिस को जेड एक्सिस डिफाइन कीजिए, उस एक्सिस के साथ क्यू वेक्टर जो है आपको इंटीग्रेशन पूरे क्यू स्पेस में करना है, तो आपका क्यू वेक्टर इंटीग्रेशन करते करते पूरे स्पेस में अलग अलग डायरेक्शंस लेगा। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का क्यू वेक्टर जो है उसका जो जेड एक्सिस से एंगल है, माना वो एंगल थीटा है, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन जो हम पिक करेंगे इसको हम वेरी क्लेवरली पिक करेंगे। आप इस इंटीग्रेशन में देखिए, एक ये आर माइनस आर डैश वेक्टर आ रहा है, इसका इस इंटीग्रेशन से कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं होने का मतलब इस इंटीग्रेशन के पर्पज़ से ये एक जस्ट एक वेक्टर है, 2 वेक्टर्स का डिफरेंस एक वेक्टर है, लेकिन वो इस क्यू स्पेस के लिए एक कांस्टेंट वेक्टर है। हमारे रियल स्पेस में तो ये वेक्टर कहाँ है वो अलग चीज़ है, पर आप इसे एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह अगर देखें, इंटीग्रेशन का मतलब क्यू वेरिएबल की आपने अलग अलग वैल्यू लेनी है, अलग अलग पॉइंट्स, लेकिन क्यू के वैरी होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो माना आर माइनस आर डैश को मैं कैपिटल आर वेक्टर लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, और कैपिटल आर वेक्टर इस क्यू स्पेस में माना उसको मैं अपनी जेड एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ। क्यू स्पेस तो है, लेकिन उसमें जेड एक्सिस मैंने कहाँ पिक किया, जहाँ ये वेक्टर आर पॉइंट कर रहा था, कैपिटल आर वेक्टर जहाँ पॉइंट कर रहा है उसको मैंने कहा ये मेरी जेड एक्सिस है। माना वो यहाँ पॉइंट कर रहा था, यही मेरी जेड एक्सिस है। इस फिगर को घुमा के मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, ये जेड एक्सिस हम हमेशा ऊपर की तरफ दिखाते हैं ये। तो ये जो आर वेक्टर है ये मेरी जेड एक्सिस को डिटरमिन कर रहा है। अब ऐसा कर क्यों रहा है? ऐसा करने से आप इमीडिएटली एक चीज़ देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है माइनस साइन बाहर लिया, क्यू डॉट कैपिटल आर, क्यू डॉट कैपिटल आर, ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, क्यू का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल जो भी है उसका क्या, कोसाइन। ये एक्सपोनेंशियल इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया अपॉन किसी वेक्टर का स्क्वायर, सिंपली उसके मॉड का स्क्वायर होता है, तो एक क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया वेक्टर की जगह दिस। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट स्पेस में जब हम जाते हैं तो डी क्यूब जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, तो क्यू स्पेस में करस्पॉन्डिंग क्यू स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी क्यू। आर की जगह वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्यू है केवल, ये
क्यू स्पेस में कितनी डिस्टेंस है, क्यू वो वाला कोऑर्डिनेट है, माना ये पॉइंट है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 7 है, तो रियल स्पेस में आप बोलते हैं आर की वैल्यू 7 है, इस स्पेस में क्यू की वैल्यू 7 है, बाकी थीटा और फाई का इंटरप्रिटेशन वही है। तो क्यू स्पेस में इंटीग्रल करने का ये मतलब है, ये इंटीग्रल। अब इसमें से आप देख सकते हैं फाई कहीं भी नहीं आ रहा है, तो फाई इंटीग्रेशन सेपरेट करके आप सीधे कर सकते हैं, और फाई की रेंज होती है 0 से 2 पाई, तो फाई का इंटीग्रल हो गया 2 पाई, फाई का इंटीग्रल हो गया। अभी दो इंटीग्रल बचे हैं, एक थीटा का जो कि 0 से पाई तक रेंज करता है, और क्यू जो कि रेंज करेगा 0 से इन्फिनिटी। रियल स्पेस में ध्यान कीजिए, आर कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक होती है, क्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे मैथमेटिकली जो करस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट है उसकी रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी। तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर आइटा क्यू आर कॉस थीटा ओवर क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा टू डी क्यू। ये इंटीग्रेशन थीटा इंटीग्रेशन भी वेरी इजीली, पुट कॉस थीटा इक्वल टू टी, आइटा क्यू आर टी हो गया, बाकी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस पर कोई नहीं, साइन थीटा डी थीटा इज़ माइनस डी टी, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हैं 1 to -1 होंगी, नॉट -1 to 1, cos 0 इज़ 1 एंड cos पाई इज़ -1। बाकी हम क्यू इंटीग्रल को नहीं छेड़ रहे हैं, बाकी एक्सप्रेशन वैसा ही। टी केवल इस फंक्शन में आ रहा है, ये डी टी, थीटा इंटीग्रल को हमने टी इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, चेंज ऑफ वेरिएबल। बाकी इंटीग्रेशन क्यू का बाद में करते रहेंगे, लेकिन जो ये फंक्शन है इसका टी के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। e टू द पावर आइटा क्यू आर टी का इंटीग्रेशन फिर से e टू द पावर आइटा क्यू आर टी, और डिनोमिनेटर में आइटा क्यू आर एक्स्ट्रा आएगा। लिमिट एक बार +1 पुट करो और एक बार -1 पुट करो, तो आपको ये मिला। अभी क्यू का इंटीग्रल आपको परफॉर्म करना है, तो दो इंटीग्रल निपट गए, थीटा फाई इंटीग्रल तो सीधे सीधे हो गया, और थीटा इंटीग्रल भी एक सब्स्टिट्यूशन से हो गया। अब आपको केवल एक क्यू का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला, ये सिंप्लीफाई होकर इतना बनता है, आप एक्सपोनेंशियल्स को ये ले लें, कॉन्स्टेंट्स को बाहर। इस इंटीग्रेशन के लिए ये जो आर हमने डिफाइन किया था, आर ये वाला वेक्टर था, और यहाँ उसका मॉड आ चुका है, डॉट प्रोडक्ट के बाद केवल आर का मॉड है। लेकिन ये मॉड इस क्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यू स्पेस के हिसाब से ये आर वेक्टर और उसका मॉड वगैरह सब कुछ क्या है, कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर। तो फाइनली आपके पास ये इंटीग्रल बचा। मैं ये जो दोनों टर्म्स मिले हैं, एक पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल इमेजिनरी, एक नेगेटिव एक्सपोनेंशियल इमेजिनरी, इनको कंबाइन करके साइन वगैरह की फॉर्म लिख सकता हूँ, साइन क्यू आर अपॉन समथिंग या 2 आइटा टाइम्स समथिंग, बट वो नहीं करेंगे हम। इनफैक्ट यहाँ पे अब जो हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी, आप इसे समझ लें। ये जो दो टर्म्स हैं, पहले मैं इसे सेपरेट करके यहाँ लिखा है, बाहर के कॉन्स्टेंट्स, इंटीग्रेशन पॉजिटिव वाले एक्सपोनेंशियल का, सेम लिमिट्स के बीच माइनस साइन था एक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के कारण, और नेगेटिव वाले एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन। अब ये जो केवल सेकंड इंटीग्रल है, इसमें अगर आप एक और चेंज ऑफ वेरिएबल करें, और चेंज ऑफ वेरिएबल सिंपली है क्यू की जगह माइनस क्यू आप रखते हैं, तो क्यू की जगह अगर आप माइनस क्यू रखेंगे तो पहला फ़र्क तो पड़ेगा इंटीग्रेशन की लिमिट पे, 0 तो 0 ही रहेगा, पर इन्फिनिटी की जगह माइनस क्यू की जगह माइनस क्यू स्क्वायर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल में क्यू की जगह साइन चेंज होगा, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से बन जाएगा पॉजिटिव, और इस डी क्यू की जगह भी माइनस डी क्यू। तो हुआ क्या है, दो जगह माइनस आया, इंटीग्रेशन की लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, दो जगह माइनस आया तो मिल के प्लस हो गया, लेकिन एक्सपोनेंशियल ने क्या कर दिया, साइन चेंज कर। अब अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स को स्वैप कर दें, अपर को लोअर और लोअर को अपर, तो ये जो बाहर का माइनस साइन है ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये जो सेकंड इंटीग्रल है इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से शुरू करो 0 तक, किसका, क्यू ओपन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल डी। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है वो भी यही है, क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू के स्क्वायर, सेम पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव से अब ये हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। और ये इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 0 और ये 0 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों इंटीग्रल्स को आप एक ही इंटीग्रल में कंबाइन करके लिख सकते हैं, पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको साइन वगैरह लिखने के बजाय ये वाली फॉर्म हमने ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारे लिए है, क्योंकि हमने इस इंटीग्रेशन को बाद में कंटूर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आप जानते हैं वो रियल एक्सिस पे लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारा कंटूर बनता है, एंड सो ऑन। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने डेलिबरेटली ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसको और इसको कंबाइन करके एक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का एक सिंगल इंटीग्रल की फॉर्म में हमने इस फॉर्म में लाके इसे रख दिया। ओके, तो दिस इज़ वेयर वी स्टॉप टुडे। जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेस में जो हमें ग्रीन्स फंक्शन चाहिए हमें यही, उसका ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन तैयार है, एक इंटीग्रल रह गया है, बट मोर और लेस दिस इज कंस्ट्रक्टेड। और लास्ट में जस्ट अ रिमाइंडर, ये जो आर था, ये आर यहाँ से आया था, आर जो हमने डिफाइन किया था आर माइनस आर डैश। तो जो
वेक्टर आर इतना है तो जो स्केलर आर है उसका मॉड जो है वो मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस आर डैश होगा। तो मैंने वो लैंग्वेज भी यहाँ पे एक बार लिख दी है, जी आर आर डैश Green's function, which is a function of r and r dash for the Schrodinger operator, is this constant 1 over iota mod of r minus r dash integral minus infinity to infinity q e to the power iota q mod r minus r dash over q square minus k square। तो अब ये इंटीग्रेशन हमें करना है। if we are able to do this, and we will be able to do this, but we will have to use the technique of complex integration, Cauchy residue theorem and all those things। तो तब हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर पाएंगे और तब फाइनली हमारा एक ग्रीन्स फंक्शन का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ओके, जैसे ही हमें ग्रीन्स फंक्शन मिला इमीडिएटली 2-4 स्टेप्स में हमारा बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन कवर हो जाएगा। तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में मेजर जो टास्क है, मैथमेटिकल टास्क, वो बेसिकली ग्रीन्स फंक्शन फाइंड करना ही है। और मैं लेट मी अगेन रिटरेट, ग्रीन्स फंक्शन में जो हमने चीज़ें की हैं, इस इक्वेशन से स्टार्ट किया, इस इक्वेशन को फुरियर स्पेस में ले गए, मोमेंटम स्पेस में ले गए फुरियर ट्रांसफॉर्म से, वहाँ से मोमेंटम स्पेस में ग्रीन्स फंक्शन आपको इमीडिएटली मिल गया अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके, उसको फिर फुरियर ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन में पुट किया तो आपको जी आर आर डैश का एक्सप्रेशन मिल गया। पर इसमें 3 इंटीग्रल्स थे, 3 में से 2 इंटीग्रल आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाके सॉल्व कर दिए, थीटा और फाई के इंटीग्रल सॉल्व हो गए। अब लास्ट में बचा है एक क्यू का इंटीग्रल। ओके, क्यू का एक डेफिनेट इंटीग्रल बचा है, अगर हम उसे भी कर लेंगे तो हमारा ग्रीन्स फंक्शन हमें मिल जाएगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू end this lecture for the time being. Thank you everybody.